नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 172 केंद्रों पर कक्षा 10 के 26,790 व कक्षा 12 के 22,985 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। 6 मार्च से 9 अप्रैल तक होगी बोर्ड परीक्षा। कारपेट से टकराने से एक युवक की मौत, 5 घायल, अस्पताल में भर्ती। मसीता वाले गांव के पास हुआ हादसा। महिला के नहर में गिरने की आशंका, गोताखोर जुटे तलाश में। प्रस्तावित अंडरपास निरस्त कर रेलवे क्रॉसिंग को यथावत रखने की मांग, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। थाना तलवाड़ा क्षेत्र में मसीता वाली गांव के पास एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तलवाड़ा थाना प्रभारी रजनदीप कौर ने बताया कि मंगलवार शाम को दिलीप कुमार अपने दोस्तों दीपक, रवि, जितेंद्र, राजेश और विक्रम के साथ दीपक की कार में सवार होकर मसीता वाली हेड से गांव की ओर लौट रहे थे। जैसे ही यह कार मसीता वाले गांव के पास पहुंची, अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में सभी कार सवार घायल हो गए, जिनमें दिलीप कुमार की हालत गंभीर थी। थाना प्रभारी रजनदीप कौर ने बताया कि घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। वहीं 5 अन्य घायलों का इलाज जारी है। मृतक के परिजनों ने बताया कि दिलीप कुमार का इलाज करते हुए उन्हें बचाया नहीं जा सका। मृतक के पिता मलकी सिंह ने थाना तलवाड़ा में रिपोर्ट देकर मामले की जांच की भी मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि कार के बेकाबू होने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। थाना तलवाड़ा की थाना अधिकारी राजदीप कौर ने बताया कि हादसा काफी गंभीर है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से हादसे के कारणों का पता चल सकेगा। हादसे में गंभीर घायल दिलीप कुमार निवासी मिर्जावली मेर की इलाज के दौरान मौत हुई है। गंभीर घायल रवि मिर्जावली मेर का श्रीगंगानगर के टाटिया हॉस्पिटल और राजेश का जयपुर में इलाज चल रहा है। वहीं विक्रम और जितेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से बोर्ड परीक्षा 2025 का आयोजन 6 मार्च से 9 अप्रैल तक किया जा रहा है। परीक्षा के लिए हनुमानगढ़ जिले में कुल 172 केंद्र बनाए गए हैं। इन 172 केंद्रों पर कक्षा 10 के 26,790 व कक्षा 12 के 22,985 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। सभी केंद्रों पर 3 मार्च को बोर्ड के प्रश्न पत्र पहुंचाए जा चुके हैं। परीक्षा के प्रश्न पत्र पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों में रखवाए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा के लिए केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि की नियुक्ति की जा चुकी है। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक रहेगा। परीक्षा अवधि में कोई विद्यार्थी किसी तरह के अनुचित साधन का प्रयोग न कर सके, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से 4 लाइव स्क्वाड बनाई गई हैं। इसमें 3 कार्यालय स्तर की हैं। इसमें 1 जिला शिक्षा अधिकारी व 2 प्रिंसिपल रहेंगे। लाइव स्क्वाड के बाद परीक्षा केंद्रों के नियमित निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के बाद उत्तर पुस्तिकाएं जमा करवाने के लिए 2 संग्रहण केंद्र भी बनाए गए हैं। इनमें एक संग्रहण केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नोहर में बनाया गया। इसमें नोहर, रावसर व भादरा में बनाए गए केंद्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जमा होंगी। दूसरा संग्रहण केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टाउन में बनाया गया है। इसमें शेष ब्लॉक की उत्तर पुस्तिकाएं जमा होंगी। बोर्ड की ओर से संग्रहण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। इन संग्रहण केंद्र सीधे बोर्ड से कनेक्ट हैं। बोर्ड की गाड़ी नियमित रूप से शाम को इन संग्रहण केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं को अजमेर बोर्ड में ले जाने के लिए प्रस्थान करेगी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाले ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां पूरी तरह से पूर्ण कर ली गई हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2025 का आयोजन 6 मार्च से 9 अप्रैल तक जो है वो रहेगा। इसके लिए हनुमानगढ़ जिले में अपने 172 केंद्र जो है, सेंटर जो है बनाए गए हैं। इस 172 सेंटर के जो है वो कक्षा 10 के 26,790 और सीनियर के जो है 22,985 बच्चे जो है वो परीक्षा देंगे। यहाँ बोर्ड के प्रश्न पत्र जो है वो 3 मार्च को जो है सभी सेंटरों पे पहुँचा दिए गए हैं। तो ये हमारे जो प्रश्न पत्र जो है परीक्षा के वो पुलिस थानों, पुलिस चौकियों में जो है वो रखवा करके और डबल जो लोग है उसमें रखवा दिए गए हैं। तो इसके लिए हमने केंद्राधीक्षक, अति केंद्राधीक्षक, पेपर कोऑर्डिनेटर, माइक्रो वगैरह की सारी नियुक्तियाँ हमने जो है वो कर दी है। और इसके साथ साथ जो है हमारा परीक्षा का जो समय जो है वो 8:30 से 12:15 के बीच में रहेगा। तो इसकी जो है जो परीक्षा अवधि में किसी तरह कोई
जो है एलपी साधन का प्रयोग न कर सके, इसके लिए हमने जो है 4 फ्लाइंग स्क्वाड का जो है वो बनाई है। तो 3 जो है हमारे कार्यालय स्तर की है, जिसमें एक जिला शिक्षा अधिकारी, उसके साथ 2 प्रिंसिपल या लेक्चर रैंक के अधिकारी रहेंगे, 2 हमारे एडीओ अपनी जिला शिक्षा अधिकारी है, उसके साथ 2 प्रिंसिपल या 2 लेक्चर जो है वो रहेंगे। एक हमने जो प्रिंसिपल्स की लेक्चर्स की जो है वो लाइन तैयार की है। तो 4 लाइन जो है वो 172 स्टैंकों पे जो है नियमित रूप से जो है वो निरीक्षण का कार्य जो है वो करें। जंक्शन के सिविल लाइन की निवासी एक महिला के सादुल ब्रांच नहर में गिरने की आशंका के चलते बुधवार को आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा के गोताखोरों को नहर में उतारा गया। गोताखोरों ने काफी देर तक नहर में उतरकर महिला की तलाश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद जाल की मदद से तलाश की गई। जानकारी के अनुसार आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा टीम को बुधवार सुबह 9 बजे कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि सादुल ब्रांच नहर में एक महिला की गिरने की आशंका है। सूचना पर आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची। नहर किनारे महिला के सैंडल मिले। गोताखोरों ने सुबह 10 बजे नहर में उतरकर रेस्क्यू शुरू किया। इसके बाद नहर से बाहर निकलकर जाल से कुछ दूरी तक तलाश की, लेकिन महिला का कुछ पता नहीं चल पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार को सादुल ब्रांच नहर के किनारे एक महिला घूम रही थी। कुछ समय बाद वह दिखाई नहीं दी। महिला के नहर में गिरने की आशंका के चलते उसके परिजन व परिचित नहर किनारे मौजूद रहे। जंक्शन पुलिस थाना से एएसआई कृष्णलाल भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और महिला की तलाश में सहयोग किया। पुलिस के अनुसार महिला मंगलवार की दोपहर करीब 12:30 बजे घर से निकली थी। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। आज मेरी डे ड्यूटी थी थाने पर। सदाम हुसैन एडवोकेट है जो आए, जिन्होंने मुझे सूचना दी कि मेरी बहन कल सुबह करीब 12:30 बजे घर से कहीं चली गई थी। हम तलाश कर रहे थे, इधर उधर तलाश करते करते सादुल ब्रांच नहर के पटड़े पर न्यू जो बस स्टैंड है इसकी बैक साइड में से आके देखा तो नहर पर मेरी बहन की सैंडल नहर की पटरी के किनारे मिली थी। जिस सूचना पर मैं उनको साथ लेके पहुंचा, मौके पर देखा तो कच्ची पटरी पर उसके पद चिन्ह और सैंडल मिले, जिस पर मैंने कंट्रोल रूम को और आपदा प्रबंधन टीम को व उच्च अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर आपदा प्रबंधक टीम के कर्मचारी मौके पर अपने सामान लेके आ गए हैं। जो संभावना के आधार पर तलाश नहर में जारी है। सर, हमें सुबह 9 बजे कंट्रोल रूम में सूचना दी गई है। कंट्रोल के द्वारा इसमें कोई लड़की गिरने की आशंका बताई जा रही है। उसकी चप्पल सैंडल वगैरह को मिले हैं नहर के किनारे, और कुछ लोगों ने देखा भी था कल यहाँ एक लड़की घूम रही थी, और उन्होंने भी बताया कि एक लड़की यहाँ घूमते घूमते आगे वो दिखाई नहीं दी किसी को। आशंका है अभी नहर के अंदर गिरी हुई है। सुबह 10 बजे से लगे हुए हैं। रेस्क्यू टीम है, हमारा आपदा प्रबंधन की जो टीम है, तो अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। भारत सरकार की स्कीम विश्वकर्मा ऋण योजना का लाभ दिलवाए जाने व दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग को लेकर कपड़ा सिलाई करने वाले गांव किशनपुरा दिघनादा के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव मेरा किशनपुरा दिघनादा है, वार्ड नंबर 5 का सदस्य हूं। हम कलेक्टर साहब के इसलिए आए हैं कि प्रधानमंत्री योजना विश्वकर्मा योजना के तहत हमें कोई सहायता राशि देने का प्रावधान रखा था, तो बाद में कलेक्टर साहब ने प्रस्तुति कर दी कि भी फार्म अदा की जाए, ग्राम पंचायतों को सूचना दी। तो सरपंच ने और ऑपरेटर और ग्राम सचिव और पटवारी ने मिलकर हमारे फार्म निरस्त कर दिए। हमने ऑनलाइन फार्म भरवाए थे, पर इन्होंने मिलकर निरस्त कर दिए। इनकी कार्रवाई थी भी गांव में दुकान है या नहीं है, तो उनका प्रावधान है इसमें जोड़ना था। फिर इन्होंने हमारे साथ ये अन्याय किया है। हमें ये गुजारा है हमारा, हम परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं, हमारे परिवार का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई का और खर्चा हमें इन्हीं से व्यय करते हैं। तो ये हमारा धंधा इन्होंने चौपट कर दिया है। 20 साल से दुकान हमारी। हाँ, कितने सालों से कर रहे हैं? दुकान हमारी 1992 से लेकर अभी तक चल रही है मेरी दुकान। और कई लोगों ने पूछा नहीं क्यों किया ऐसा?
हमने पूछा है तो उन्होंने कह दिया है कि साइट बंद कर दी गई है, कलेक्टर साहब ने वो कर दिया है। कभी पटवारी कहता है, कभी वो पंचायत का काम है, कभी वो कहता है कि वो सरपंच का काम है। ऐसे हम चक्कर लगाते रहे, ग्राम पंचायत में चक्कर लगाते रहे और उन्होंने हमारे को एक दूसरे को भिड़ाने की भाषा बोलते रहे और हम उनके कह रहते रहे। आज अब हमारे को पता चला कि ये इन्होंने फ्रॉड काम किया है, तो अब हमारे को कलेक्टर साहब के पेश होना मंजूर किया। मैं बचपन से वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ और पीएम ये मतलब योजना दी है टेलर मास्टर को या जो भी मतलब हस्तकला के कारीगर हैं उनको, तो वो फार्म हमने अपलोड कर दिए और हमारे सरपंच, ऑपरेटर और पटवारी जो भी है मतलब उन्होंने हमारे फार्म वो अपलोड नहीं किए, रद्द कर दिए। हमारे को झांसे देते रहे कि भाई आज करेंगे आपका, कल करेंगे, परसों करेंगे। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से स्वरोजगार के लिए ऋण लेने के लिए आवेदन करने वालों के साक्षात्कार बुधवार को जिला परिषद कार्यालय स्थित राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केंद्र में हुए। कमेटी की ओर से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओपी बिश्नोई की अध्यक्षता में आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए। चयनित आवेदकों को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक के ऋण दिए जाएंगे। अनुजा निगम की सहायक सांख्यिकी अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि ओबीसी व दिव्यांग आवेदक को 1 लाख से 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। सफाई कर्मी को 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। 5 योजनाओं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सफाई कर्मी, दिव्यांग व स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जा रहा है। 5 योजनाओं के तहत ऋण के लिए कुल 405 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार देना है। इसमें ब्याज दर 6% है। SC, ST व सफाई कर्मी को 50,000 रुपए अनुदान भी दिया जाता है। ओबीसी में 6% ब्याज दर है। उन्होंने बताया कि SC में भी 80, ओबीसी में 20, दिव्यांग में 16 व सफाई कर्मी में 41 लोगों को स्वरोजगार दिया जाएगा। इस मौके पर समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक, नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक, संभाग स्तरीय अप्रेजल टीम, बीकानेर प्रतिनिधि, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, परियोजना प्रबंधक आदि मौजूद रहे। सर, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा आज जिन लोगों ने स्वरोजगार हेतु जिनके लिए आवेदन किया है उनको हम आज इंटरव्यू के लिए बुला रखा है और जब इंटरव्यू को सीओ साहब की अध्यक्षता में इंटरव्यू लिए जा रहे हैं तो जो पास कर हो जाएंगे इंटरव्यू में उनको हम लोन देंगे। 50,000 से लेकर 10 लाख तक ये लोन उपलब्ध कराते हैं हम अच्छी में, और ओबीसी में 1 लाख से लेकर 5 लाख तक, और जो हैंडीकैप्ड है उनको भी हम 1 लाख से 5 लाख तक लोन उपलब्ध करवाते हैं। और सफाई कर्मी भी कोई देते हैं हम, वो 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक। तो 5 योजनाएं हैं हमारे पास, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी और सफाई कर्मी और हैंडीकैप्ड, इन 5 योजनाओं में हमारे द्वारा लोन दिए जाते हैं जी, स्वरोजगार से। तो कितने आवेदन किए? इसमें सर जो 5 निगम योजनाएं हैं उनमें 405। ग्राम पंचायत नवा स्थित बाबा नादिर शाह पीर की दरगाह में 100वां 2 दिवसीय उर्स मुबारक मेला बुधवार को संपन्न हुआ। उर्स मुबारक मेला बुधवार को दूसरे दिन परवान पर रहा। सुबह लबाना समाज के अध्यक्ष वली मोहम्मद, सुबहान खान, हाजी खुदा बख्श, सफी मोहम्मद, इमामदीन भाटी, अलादीन भाटी, नूर नबी, इकबाल, अस्कर अली ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर क्षेत्र के अमन चैन की दुआ मांगी। दरगाह पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंचे। सुबह से ही अकीदतमंदों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने दरगाह पर पहुंचकर मन्नतें मांगी। इमाम ने दुआ पढ़ी। महिलाओं व बच्चों ने उर्स के उपलक्ष्य में मेला स्थल पर सजी दुकानों पर खरीदारी की। मेले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। दरगाह कमेटी सदस्यों ने बताया कि अगर कोई खाली झोली लेकर आया तो वह अपनी झोली भरकर ही दरगाह से गया है। हर किसी की मुराद पूरी होती है। उन्होंने उर्स मेले में पहुंचे जायरीनों का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि बाबा नादिर शाह पाकिस्तान से आए थे। हमारे बुजुर्गों ने उनकी खिदमत की, सेवा की। हमारे आज हर बार की तरह माशाअल्लाह रमजान शरीफ में ये बाबा नादिर शाह का 100वां उर्स पहली बार रमजान शरीफ में आया है, पवित्र महीने में, जिसमें कल 4 मार्च को करीबन दूर दराज से पहलवान आए हुए थे, कुश्तियां भी हुई है और अब
यारत के लिए लोग कम से कम भी 50,000 से लेकर 70-80,000 लोग बाहर दूर दराज से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कोने कोने से दुनिया आती है। बाबा नादिर शाह के यहाँ फौज पा के जाती है। जो भी यहाँ आया है खाली झोली लेके आया, वो झोली भर के ही गया है। हर आदमी की मुराद पूरी होती है। मैं जितने भी यारीन आए हैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे गांव नवा की तरफ से, पूरे पंचायत की तरफ से, उनका हमारी कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रस्तावित अंडरपास को निरस्त कर मौजूदा चालू रेलवे क्रॉसिंग को यथावत रखने की मांग को लेकर गांव कमाना, डबलीबास चुगता, चकजहाना, बहलोल नगर, पंडितावाली 4244 SSW के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव कमाना, चकजहाना, अन्य आसपास की ढाणियों, फार्म हाउस व आगे के गांवों को जाने वाला रास्ता डामर रोड 100 वर्ष से अधिक पुराना है। इस पर रेलवे लाइन क्रॉसिंग पूर्व में बना हुआ है। से आवागमन काफी मात्रा में हो रहा है। इस रास्ते को अवरुद्ध कर प्रस्तावित अंडरपास करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग के पास में कमाना बस स्टैंड है। यहाँ काफी संख्या में सवारियां उतरकर कमाना, चकजहाना, बहलोल नगर, पंडितावाली को जाती हैं। इनमें से अकेली सवारी, विशेषकर महिला सवारी, बस स्टैंड से उतरकर गांव कमाना होकर आसानी से अपने घर को जाती है। गांव कमाना में राजकीय माध्यमिक विद्यालय से कई बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। करीब 50 के लगभग स्टाफ बाहरी क्षेत्रों से बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव के स्कूल में आते हैं। अब रेलवे विभाग ने प्रस्तावित अंडरपास बनाने के लिए 2 किलोमीटर का स्थान चिन्हित किया है। ऐसे में यहाँ पर कोई गांव ढाणी नहीं, खेतों में से होकर सवारी को जाना पड़ेगा। सुरक्षा के दृष्टिगत प्रस्तावित अंडरपास सही नहीं है। मौजूदा रेलवे क्रॉसिंग से प्राइवेट गाड़ियां जैसी जीप, कार, स्कूली बसें व काफी यातायात निकलता है। इन्हें भी प्रस्तावित अंडरपास से परेशानी होगी। ग्रामीणों के अनुसार प्रस्तावित अंडरपास कुछ राजनीतिक लोगों को खुश करने के लिए बनाया जा रहा है। इससे गांव के लोगों, आम जनता व राजस्थान रोडवेज को काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से 100 वर्षों से चल रही डामर रोड को बंद कर गांव को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें डबलीबास चुगता, कमाना पंचायत की सरपंच से कोई सहमति नहीं ली गई। उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित अंडरपास को निरस्त कर मौजूदा चालू रेलवे क्रॉसिंग को यथावत रखा जाए। रेलवे विभाग वर्तमान में जिस जगह रेलवे क्रॉसिंग चालू है वहां अंडरपास का निर्माण करवाए। हम कमाना गांव से आए हैं जी। डबलीबास चुगता के नाम से हमारी पंचायत है। तो हमारे जो रेलवे क्रॉसिंग है चल रही है, जो पहले पूर्व में, हम चाहते हैं कि रेलवे अंडरपास है वहीं उसी जगह पे बने। और एक प्रस्तावित कर रखा है, कोई हमारे सुनने में आया है, गांव से पूर्व की ओर 1.5-2 किलोमीटर आगे। तो उस अंडरपास से हम लोगों को पूरी आपत्ति है। हम चाहते हैं जी वहीं पे बने। और इसके अलावा हमारे गांव की पूरी आबादी वहीं पे है। इसके अलावा चकजाना के आगे रोड निकलती है, हमारे गांव, हमारे पंचायत का ही वो गांव पड़ता है। इसके अलावा बहुत से चक हैं और वो सीधी रोड जो आगे जाती है बहलोल नगर, पंडितावाली, 44 SSW, उन गाँव, कालीबंगा, उन गाँवों को यही जो पुराना वाला है यही रोड शूट करेगी। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि यथास्थिति रख करके वही अंडरपास बनाया जाए। हमारी कलेक्टर महोदय साहब से विनती है कि आगे वाला निरस्त कर करके और हमारा यही प्रस्तावित किया जाए। हम सब की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से, पूरी पंचायत की ओर से, दोनों पंचायतों की ओर से, सरपंचों की ओर से बड़ी निवेदन होगा। कलेक्टर साहब का बड़ा आभार होगा। हमारे गांव का जो ये रेलवे फाटक चल रहा है, जो जब से रेलवे लाइन बनी है तब से ये फाटक वहीं पर है। इसको अब अंडरपास बनाने के लिए जो पीछे 1-1.5 किलोमीटर पीछे जो कोई 2 भट्टों के अंदर इसको बनाया जा रहा है, उसको ना बना के जो हमारा ये पहले वाला फाटक चल रहा है यहीं पर इस फाटक को बनाया जाए। इसलिए हम पूरा गांव चकजहाना, कमाना के लोग आए हैं और कलेक्टर महोदय साहब को ये अपील करते हैं कि हमारा जो फाटक पहले है वहीं पर अंडरपास बनाया जाए। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस
ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। ग्रामीण आबादी क्षेत्र के सामने ठेका शराब संचालन की स्वीकृति नहीं देने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत पीर कामड़िया के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत पीर कामड़िया में मौजूदा बस स्टैंड के पास ठेका शराब की दुकान चल रही है। उसे वर्तमान में विभाग की ओर से पुनः निरीक्षण कर आबादी क्षेत्र के बिल्कुल सामने पुनः स्थापित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि आबादी क्षेत्र के बिल्कुल सामने ठेका शराब की दुकान संचालित करने की स्वीकृति न जारी की जाए। सर, हमारे ठेके की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे बस स्टैंड और आबादी भूमि के बीच है ये ठेका। हमें इससे बहुत समस्या आती है। जैसे वहाँ पे सुबह ही ठेका खोल रहे थे, ओवर टाइम तक भी ये ठेका लेट तक खुला रहता है। आबादी भूमि में बहुत समस्या आती है इस ठेके से। इसको हम हटाना चाह रही हैं। ये पिछले 10-12 सालों से ठेका वहीं पर है निरंतर, और इसको हटाने के लिए यदि कोई आंदोलन भी करना पड़े तो वही हम इसके लिए तैयार हैं। वहाँ पे सर जैसे बहुत ज्यादा बोलागिरी जी बाबा जी की कुटिया है। मंगलवार को जैसे वहाँ पे लोग जाते हैं, बहन बेटियां और सभी जाते हैं ना, वहाँ पे पीक कर अपवादिक तत्व तो बहुत परेशान करते हैं हमें, इसलिए हम वो ठेका हटाना चाहते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की सामान्य शाखा में प्रथम काउंसलिंग का आयोजन किया गया। काउंसलिंग का कार्य सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहा। चिकित्सा विभाग की ओर से कुल 45 सीट के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया। शाम 4 बजे तक अभ्यर्थियों के दस्तावेज प्राप्त किए गए। 4 बजे से 5 बजे के बीच आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों का चयन किया गया। रिजल्ट घोषित करने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची चस्पा की गई। आज महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की काउंसलिंग है। काउंसलिंग का टाइम 9 बजे से लेकर 4 बजे तक है। जितने भी कैंडिडेट हमने 5 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं 45 सीट के लिए। तो 4 बजे तक उनके डॉक्यूमेंट हमने लेने हैं और 4 बजे से 5 बजे के बीच में इनकी मेरिट जो आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए इनकी सीट फिल की जाएगी, 45 सीट फिल की जाएगी और उनका सिलेक्शन होगा। 45 सीट फिल करते हैं हम लोग। और जो आरक्षण है वो ओबीसी का 21% है और एससी 16%, एसटी 12%, ईडब्ल्यूएस 10%, एनबीसी 5%, आशा 10%, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 5% और हैंडीकैप 4% के आधार पे आज की फिल। और यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद चस्पा कर दी जाएगी सूची और आज हम एनएमटीसी से उनको ज्वाइनिंग दे देंगे। और कितने फॉर्म आए थे? टोटल फॉर्म आए थे 1769। नोहर के प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हंसराज केदारमल शर्मा ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। जी हां, डॉक्टर ने अपने चिकित्सकीय अनुभव के कारण 15 सालों बाद एक परिवार को संतान सुख दिया है। मिली जानकारी के अनुसार निकटवर्ती गांव दीपलाना के निवासी गौरीशंकर की पत्नी दवारिका देवी का करीब 6-7 बार मिसकैरेज हो गया, क्योंकि किसी कारणवश पेट में भ्रूण पूरा विकसित नहीं हो पा रहा था और बार बार अबॉर्शन हो रहे थे, जिसके चलते पूरा परिवार चिंतित और मायूस था। पति गौरीशंकर संतान सुख पाने के लिए कहां-कहां नहीं भटके। आया दिखाने बढ़िया हमारे बच्चों हो 15 साल बाद में और हमारा बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करिया हंसराज जी डॉक्टर।
और एवं पहले मैं जयपुर गया, बीकानेर गया, गंगानगर गया, भादरा गया, नौर गया, सारी जगह घूम लिया, कोई सफलता कौन मिली। प्राइवेट हॉस्पिटल काम गया, कोई सफलता कौन मिली। असराज जी बढ़िया, बच्चों लगभग 6 बार खराब हो गया आंकन, 6 बार दिखता आगे बच्चे गए और आंकन पहली बार आया, पहली बार दवाई लिया। अब अपने एक लड़की होगी असराज जी के बदौलत, ठीक है। असराज जी बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया रिजल्ट है। असराज दीपलाना निवासी महिला जिसकी उम्र 35 साल थी और वो पेशेंट मेरे पास लगभग 9 महीने पहले आए थे कि हमारे बच्चा नहीं लग रहा और लगने के बाद में बार बार जो है बच्चा ख़राब हो जाता है। हर बार लगभग 3-4 महीने तक की प्रेगनेंसी रहती है और उसके बाद में बच्चा ख़राब हो जाता है। तो मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री देखी तो उन्होंने बताया कि हमने लगभग सभी जगह पे उनको दिखा लिया था, जैसे कोई भी जगह से नहीं छोड़ी, बड़ी बड़ी सिटी जैसे जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ तक इलाज लिया, लेकिन हमारा ये सक्सेस नहीं हुआ था। तो मैंने उसका पूरा स्टडी करने के बाद में उसको देखा तो एक तो उसके बच्चेदानी में गांठ थी जिसको हम फाइब्रोइड यूट्रस बोलते हैं। उन्होंने इसका ऑपरेशन भी करवा रखा था पहले। जनरली क्या होता है कि जब बच्चेदानी में गांठ होती है, फाइब्रोइड यूट्रस होता है, तो उस कंडीशन में बार बार अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस महिला के जनरली ये समस्या थी। मैंने उसको अच्छी तरह से देख करके उसका इलाज चालू किया, उसकी प्रेगनेंसी भी संभव हो गई। नौहर विधायक अमित चाचाण ने विधानसभा में क्षेत्र की सिंचाई समस्याओं को जोर शोर से उठाया। विधायक अमित चाचाण ने विधानसभा में नौहर फीडर नहर का नवनिर्माण करवाने, असिंचित गांवों को सिंचाई से जोड़ने, इंदिरा गांधी नहर में शेष रही डिगियों का निर्माण करवाने, जल जीवन मिशन में वंचित रहे गांवों व ढाणियों को घर घर पेयजल कनेक्शन से जोड़ने, अमर सिंह ब्रांच में मोघों का साइज सही करने, एटा, सिगरासर व सुई ब्रांच का निर्माण पूरा करवाने, अमर सिंह ब्रांच, नौहर फीडर व सिद्धमुख नहर परियोजनाओं में खालों के निर्माण के लिए रोके गए बजट को जारी करने की मांग उठाई। बजट देने का काम आपने मुझे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक एवं जल संसाधन इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तब तब इतिहास गवाह है कि किसानों ने लगातार आंदोलन किए और सिर्फ इसलिए किए कि उन्हें उनके हिस्से का, उन्हें के हक का सिंचाई का पानी चाहिए था। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? जब जब भी सरकार आई और जब जब प्रदर्शन हुआ, पानी तो उनको नहीं मिला, बदले में उन्हें गोलियां मिली, बदले में उन्हें लाठियां मिली, बदले में उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ी, बदले में उनके मुकदमे हुए, बदले में उन्हें किसान नेताओं को जेल में जाना पड़ा। ये इतिहास राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पिछले 35 वर्षों में 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, 15 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार, ये दलित विरोधी सरकार, ये तानाशाही सरकार हर बार किसानों को लाठियां देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय सभापति महोदय, मेरे नौहर, भादरा और तारानगर के मैं 29 गांव को सिंचित करने की बात करूंगा जिनके चारों तरफ पानी लग रहा है, उनके पड़ोसी के पानी लग रहा है, लेकिन 29 गांव में पानी नहीं पहुंच रहा। 13 से 18 तक लगातार धरने प्रदर्शन हुए। हमारे जिले के सिंचाई मंत्री थे, दिए के तले अंधेरा था। किसान 200 फुट ऊपर उच्च जलाशय पर 7-7 दिन टंकी पर चढ़े रहे। कोई भी सरकार का नेता व उच्च अधिकारी ने वार्ता नहीं की, कोई भी उस पर काम नहीं हुआ। जब हम सत्ता में आए, क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक चुना, हमने बार बार मांग इस सदन में उठाई। एक बजट में तो मुख्यमंत्री जी ने डीपीआर बनाने की घोषणा की, दूसरे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की घोषणा की और तीसरे बजट में 100 करोड़ रुपए से सिंचित करने का घोषणा की। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मुझे खेद है, अधिकारियों की नकारात्मक सोच की वजह से वो काम आज भी शुरू नहीं हो पाया है और 30 गांव के किसान आज भी राह देख रहे हैं कि हमें क्या भी सिंचाई का पानी मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अधिकारियों से कहना चाहता हूं, किसान के प्रति सकारात्मक सोच को रखते हुए 29 गांव को सिंचित करने का आप काम करें। मैं बात करूं मेरे नौहर फीडर नहर की। नौहर फीडर नहर पिछले 1 साल में 6 बार हरियाणा में टूट गई है। चलती बारी में किसानों की बारियां पिट रही थी, लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे थे। किसानों की मांग है इसका पुनर्निर्माण करवाया जाए। इस सरकार से पहले आपके ही भाजपा के नेता जो हमारे दिल्ली में जाके फोटो खिंचवाते थे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान के थे और वो उन्होंने कहा आप तो राजस्थान से अपने हिस्से की घोषणा करवाइए, काम
काम मैं करवाऊंगा। तुरंत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 करोड़ रुपए हमारे बनते थे 20 करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन हरियाणा सरकार ने एनओसी नहीं दी, डीपीआर नहीं बनने दी। आज 2 साल से काम अटका हुआ है। कई इंजनों की आपकी सरकार है, आप उस पर संज्ञान ले। दिल्ली, हरियाणा में, राजस्थान में आपकी सरकार है, नॉर्थ फीडर नहर का रीलाइनिंग का काम करवाए, जिससे कि हमारे पूरे हिस्से का उसमें पानी मिल सके और किसानों के खेत तक पानी पहुंच सके। नॉर्थ फीडर अमर सिंह और सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के लिए 58 करोड़ रुपए के खाड़ों की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृतियां भी निकल चुकी थी, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार बनने के साथ ही उस वित्तीय स्वीकृति पर रोक लगा दी, जबकि उसकी निविदा भी आमंत्रित हो चुकी थी। माननीय सभापति महोदय, हमारे साथी तो कहते हैं इन्होंने घोषणा की, हमने तो काम करके दिखाया। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, आपने मात्र 13 करोड़ की उसमें स्वीकृति जारी करवाई है, शेष 45 करोड़ रुपए की खाड़ों की भी स्वीकृति कराए, और उसके अलावा भी हमें 60 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है, जिससे कि वो पुनर्निर्माण खाड़ों का होगा तो किसानों के खेत तक पानी पहुंचेगा। मैं बात करूंगा अमर सिंह ब्रांच के मेरे नहर के, क्योंकि मेरा नौर विधानसभा क्षेत्र के काश्तकार टेल पर निवास करते हैं और टेल पे सबसे ज्यादा मार उन पे पड़ती है। आज उस अमर सिंह ब्रांच की मोगे साइज से बड़े लगे हुए हैं, उनकी भी निविदा आवंटित कर दी गई थी, लेकिन आज तक मोगे सही नहीं हुए, जिसके वजह से। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।